नमस्कार, एबीपी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं प्रीति दहिया और उत्तर प्रदेश के सियासी रण में आज से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उतर चुके हैं। अमित शाह आज उसी कैराना में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं जहां के पलायन का मुद्दा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बीते कई सालों से हावी रहा है। ये तस्वीरें सीधा कैराना से आ रही हैं और यहां डोर टू डोर कैंपेन के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज मैदान में उतरे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अमित शाह। मेरे सहयोगी नीरज पांडे लगातार हमारे साथ कैराना से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीरज, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं मैं चाहती हूं कि आप उन पर हमसे बात करें। भारी सिक्योरिटी के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं। जी बिल्कुल, दिखाई पड़ रही होगी ये तस्वीरें, जो आप तस्वीरें देख रही हैं, सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जनता तक पहुंचा रहा है। कैराना की ये वो गली है जिसे जहां पे लोग पलायन कर रहे थे। कभी लोग यहां से जा रहे थे, कैराना में रहना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको डर था, गुंडे उनको परेशान करते थे, गुंडे उनसे पैसे मांगते थे। लेकिन आज उसी गली में गृह मंत्री, देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति, पहुंचकर ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है और सिस्टम जब तक है तब तक आप सुरक्षित हैं। और जाहिर सी बात है, देश में हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन में उतने ही हक मिले हैं जितने किसी को हैं। तो ये उस विश्वास को और मजबूत करने की कड़ी है कि गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना पहुंचे हैं और कैराना में उन परिवारों से मिल रहे हैं जो कभी डर के उसमें रहते थे और ये सोचते थे कि कैराना रहें या चले जाए। ये आप देखिए, फूलों की वर्षा हो रही है हर जगह। लोग जहां से वो गुजर रहे हैं, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। दरअसल ये एहसास कराने की कोशिश है कि आप जब आए हैं यहाँ पे तो आपने हमारा विश्वास और मजबूत किया है, हमारे अंदर के विश्वास को और पुख्ता किया है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने उस विश्वास को और प्रगाढ़ किया है। इस गली में जहाँ पे साधुराम गर्ग का परिवार 2014 में यहाँ से पलायन कर गया था, उनका पूरा परिवार रातों रात यहाँ से चला गया था। आज उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार के तमाम और लोगों से मिलेंगे जो कभी डर के मारे अपनी जान बचाकर, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर डर का माहौल था इसलिए रातों रात। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद। नीरज, आपकी आवाज कट रही है मेरे ख्याल से। और उसी विश्वास को और जी करिए, बात करिए नीरज, सुन सकते हैं आपको। उसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं। ये परिवार घर है जहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे हैं, जो लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ परिवार से मुलाकात करेंगे। कि सरकार और सिस्टम आपके साथ है। तो देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह इस समय साधुराम गर्ग के परिवार घर में पहुंच गए हैं और उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल बहुत भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कैराना के लोगों की भीड़ है। और कैराना के लोग लगातार गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं। दरअसल भीड़ बहुत है, भीड़ है। हर आदमी गृह मंत्री को एक झलक देख लेना चाहता है, उसे हाथ मिलाना चाहता है, उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहता है। और चलिए ये घर दिखाता हूँ मैं आपको, ये जुड़वा कैराना। दरअसल ये 40 फीट 2014 से पहले स्थिति ये थी कि यहाँ डर का माहौल था, लोग डरते थे कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए लोग, ये पूरा परिवार 2014 में ये परिवार के सभी सदस्य रातों रात ट्रक में सामान भर के चले गए। लेकिन आज मुख्यमंत्री अमित शाह उनके विश्वास को मजबूत किया है कि भारत सरकार आपके साथ है, राज्य सरकार आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है। ये जो का प्रतीक है, सिस्टम आपके साथ है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लोगों से बात करते हैं। आप लोग खुश हैं? आज गृह मंत्री जी आए हैं, हो रही है, मंत्री हो रही है, कोई नहीं, बिल्कुल मुझे लगा है सब
नीरज, लगता है कि थोड़ी सी तकनीकी खामी भी आ रही है। कैराना की तंग गलियों में आज गृह मंत्री अमित शाह उतरे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। यहाँ पे ये कहना जरूरी होगा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सिर्फ 5 लोग ही होने चाहिए किसी भी नेता के साथ जब वो डोर टू डोर कैंपेन में उतरे, लेकिन इतनी भारी तादाद में लोग गृह मंत्री को देखने के लिए आ गए हैं इस गली में। उसके साथ ही उनका सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा काफिला उनके साथ चल रहा है, तो काफी भीड़ हो गई है। लोग हर हर मोदी के नारे भी लगा रहे हैं और खूब पुरजोर तरीके से स्वागत हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। उनकी लोकप्रियता चरम पर है और साथ ही जैसा कि नीरज पांडे बता रहे थे कि साधुराम गर्ग हलवाई के घर पहुंचे हैं। पलायन जब एक गर्म मुद्दा था कैराना में, तो साधुराम हलवाई का परिवार था जो चला गया था कैराना छोड़कर, वापस आया, उनसे मिलने पहुंचे हैं अमित शाह। और आज इस डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड ग्राउंड पे कैसा है। हर तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, हर तरह के ओपिनियन पोल भी आते हैं, लेकिन नारे सुनिए आप। लगातार मोदी मोदी के नारों के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज इस डोर टू डोर कैंपेन के लिए उतरे हैं कैराना में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह आज खुद उतरे हैं मैदान में। और अमित शाह अच्छे से जानते हैं कि वोटर की नब्ज क्या है। अगर वो एक बार देख लेंगे कि जनता का मूड कैसा है, तो फिर आगे की रणनीति, चुनाव होने से पहले की रणनीति आसानी से अमित शाह खुद तैयार करवाएंगे। देखिए, लगातार हम कैराना से ये जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में किसकी लहर है ये जानना बहुत जरूरी है, खुद नेताओं के लिए भी, क्योंकि जिस भी बड़े नेता को आप सुने वो दावा करते हैं कि हम आने वाले हैं सरकार लेकर, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता क्या करने वाली है, ये सिर्फ जनता ही दिखाती है उस दिन जब उनके हाथ में वोट डालने का समय आता है। उसी लहर को भांपने के लिए, जनता के मूड को देखने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह आज डोर टू डोर कैंपेन में। और आज पूरी ही भारतीय जनता पार्टी लगता है एक स्ट्रेटजी के तहत वापस पलायन के मुद्दे पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती है। सुबह प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पलायन पहले समाजवादी की सरकार में लोगों का होता था, आम लोग अपने घर छोड़कर जाते थे, लेकिन योगी की सरकार में सिर्फ अपराधियों का पलायन हुआ है, लोग सुरक्षित हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसी बात पर जोर दिया था। और आज पलायन के विक्टिम रहे लोगों से जब गृह मंत्री अमित शाह मिलने जा रहे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं? क्या ये मुद्दे को फिर से गरमाने की कोशिश की जा रही है, या कोई और बड़ा संदेश है कि योगी के राज में हम पर आपने विश्वास जताया और आप वापस आए अपने उसी घर में, अपने उसी व्यवसाय को देखने के लिए जिसे आप छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए थे। मृगांका सिंह कैराना से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और उन्हीं के प्रचार के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह कैराना की गलियों में पहुंचे हैं। घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार में अगर आप कहें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अमित शाह भी हैं और अमित शाह पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। वो आज पहुंचे हैं कैराना में। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया है। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है,
कैराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता अब तक न पहुंच पाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई है। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। चलो। तो संदेश साफ है। गृह मंत्री अमित शाह कैराना में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने पलायन का मुद्दा भी एक बार फिर से छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज जब पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए हैं, लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा भी लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और साथ ही थोड़ी देर में नीरज पांडे के पास भी जाएंगे जो कैराना से लाइव है हमारे साथ। लेकिन पंकज, आप किस तरह से विश्लेषण करेंगे अमित शाह ने जो अभी कहा, आज डोर टू डोर कैंपेन में एक तरह से ये भी भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि कैराना में लोगों की राय क्या है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का मूड कैसा है, और ये जो पलायन का मुद्दा है, क्या इसे फिर से गरमाने की कोशिश की जा रही है? प्रीति, ये पलायन का मुद्दा बीजेपी के लिए खासतौर से अगर पश्चिमी यूपी को देखें तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव में ही इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी। और पलायन का मुद्दा तो बहाना है, असली जो ध्येय है और लक्ष्य है बीजेपी का वो पश्चिमी यूपी में, चूंकि बीजेपी आज की तारीख में सबसे मजबूत ताकत है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पूरे वेस्ट यूपी की राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। ये कोशिश है एक तरीके से कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, और ये जो प्रयास है समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी के गठबंधन के खिलाफ कि हिंदू वोटर एकजुट हो जाए, और यही कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। कैराना जब वो शुरुआत की है उन्होंने, कैराना जानबूझकर उन्होंने उस जगह को चुना है जहां से इस मुद्दे को और हिंदुत्व की धार को हवा दी जा सकती है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो नाहिद हसन है, जिन पर आरोप लगा था कि उनकी वजह से लोगों का पलायन उस इलाके में हुआ है। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार का एक तरह से गढ़ फोकस बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं कैराना से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन आज कर रहे हैं। लगातार आज डोर टू डोर कैंपेन के दौरान गृह मंत्री का फोकस रहा उन लोगों पर, ध्यान रहा केंद्रित उन लोगों पर जो पिछले कुछ समय से गरमाया हुआ पलायन का मुद्दा उसका केंद्र थे। कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ा था, अपना घर, अपना व्यवसाय, अब वो लोग वापस आ गए हैं। तो जब मीडिया से बात की गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्हें आत्मविश्वास दिया वापस आने का। अब एक परिवार से इस वक्त मिल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और लोगों से ये भी कहा कि कोरोना के चलते अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप तक ना पहुंच पाए तो आप याद रखिएगा,
योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ किया है आपके लिए पिछले 5 साल में। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। रणनीति तैयार करने के लिए चुनाव के दौरान उनसे बेहतर शायद कोई नहीं है और आज वो खुद पहुंचे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। लोगों का आज किस तरह से क्या रुख है इस चुनाव से पहले, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसे भांपने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधा अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। आज पश्चिमी यूपी पर फोकस है सबका, लेकिन साथ साथ बाकी बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश के कहां कैंपेन कर रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। अलीगढ़ से अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरठ से मनोज्ञा लोईवाल है, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान और नोएडा में हमारे सहयोगी पंकज झा भी मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में लाइव। लेकिन मैं सबसे पहले मनोज्ञा आपके पास आना चाहती हूँ। आज अगर हम मेरठ की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के बारे में आप हमें बताइए। डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त सभी की जरूरत बन गया है क्योंकि बड़ी चुनावी रैलियों पर अभी भी रोक लगी हुई है। प्रीति, जैसा पंकज कह रहे थे ये बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह ने कैराना ही क्यों चुना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन कैराना एक ऐसी सीट है, शामली जिले की सीट है, ये मेरठ से सटा हुआ जिला है, बहुत ज़्यादा पुराना जिला भी नहीं है। लेकिन अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ 3,85,000 वोटर हैं, जबकि 1,45,000 मुसलमान समुदाय से वोटर हैं। और ये बखूबी जानती है बीजेपी की पिछली 2 बार विधानसभा में हार चुकी है। मृगांका सिंह 2 बार की हारी हुई उम्मीदवार हैं, लेकिन आज यहीं से अपना कैंपेन शुरू करके ध्रुवीकरण की बात को एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नाहिद हसन अभी पुलिस की हिरासत में है, जो कि अभी वर्तमान के विधायक हैं, लेकिन उनकी बहन ने कल पर्चा भरा है, इकरा हसन ने, जो लंदन से लौटी थी अपने भाई के प्रचार के लिए, लेकिन अब प्रचार के साथ साथ उम्मीदवार भी बन गई हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार। बीजेपी ये जानती है कि अभी घर घर जाकर लोगों से मिलना, बात करना संभव है भी और नहीं भी, क्योंकि जब बड़े बड़े कद्दावर नेता सड़कों पर उतरते हैं तो भीड़ हो जाती है और उल्लंघन हो जाता है कोविड के नॉर्म्स का। ऐसे में बड़ी बात यह कि अब क्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। आज कई बैठक है शामली जिले के बाद, अब इसके बाद कैराना में बैठक के बाद गृह मंत्री मेरठ आएंगे, उसके साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उन्हें इंचार्ज तो बनाया गया है, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि किसान आंदोलन को हटाया नहीं जा सकता है। और ये एक इतना बड़ा मुद्दा था जिसमें ठीक 1 साल पहले पिछले 26 जनवरी को जो तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, लाल किले से लेकर बाकी सारी गतिविधियों को देखा गया था। और आज किसान आंदोलन को अगर डिफ्यूज किया गया है, माफी मांगी है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या उसका कितना असर होगा? बीजेपी इस पर भी धीरे धीरे, यानी कि ट्रेडिंग वेरी कॉशियसली कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, वो कर रही है। लेकिन मनोज्ञा, एक और गौरतलब बात यह है कि पलायन का मुद्दा अगर फिर से गरमाने की कोशिश की जा रही है तो क्या जो किसान का मुद्दा आप याद दिला रही है उससे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की भी कोशिश हो रही है यहाँ पे, कि लोगों को वो कटु यादें फिर से सामने ना आए, उस पर पानी फेर दिया जाए? मैं आपके साथ चर्चा करूंगी आगे, लेकिन एक बार अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। वहां से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, यहाँ खुद योगी को आना था डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, उनके कैंपेन से जुड़ी क्या कुछ खबरें आ रही हैं? अगर मैं यहाँ अलीगढ़ की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज यहाँ कुल 3 कार्यक्रम थे। पहला उनको एक अस्पताल में निरीक्षण के लिए जाना था, जहाँ वो गए। उसके बाद में उनको जो है डोर टू डोर कैंपेन करना था, जो उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद में जो तीसरा कार्यक्रम था वो इस हॉल में था जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहाँ पर जो लोग हॉल में मौजूद थे उनसे जो है संवाद भी किया और उनके सामने बात भी रखी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए जो हमारी नजरें टिकी हुई थी कि क्या डोर टू डोर कैंपेन किस तरह से करेंगे, तो वो नहीं हुआ। और जो वजह बताई गई कि खराब मौसम के चलते यहाँ पर पहुंचने में देरी हुई, लिहाजा उनका इसके बाद में जो बुलंदशहर का कार्यक्रम था, लिहाजा अगर वो डोर टू डोर कैंपेन करते तो बुलंदशहर अपने तय वक्त पर नहीं पहुंच पाते। इस वजह से डोर टू डोर कैंपेन जो है नहीं किया उन्होंने। बात की जाए, योगी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने जो कार्यक्रम किए, उनके जो मुख्य बातें क्या रही, अगर हमारे पास में 1 मिनट है तो मैं वो भी बता देता हूँ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे तो जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो कोरोना प्रबंधन किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, उसका जिक्र किया। वहां पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। हालांकि हमने उनसे सवाल जरूर पूछा कि अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, प्रियंका गांधी को लेकर के कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचे इस हॉल में, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने जो यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनके लिए कहा गया है कि वो प्रभावी मतदाता है, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि मतदाताओं पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आकर के उन्होंने राजनीतिक बयान भी दिए हैं। यहाँ पर आकर के उन्होंने बीजेपी की विकास योजनाओं का भी जिक्र किया और विपक्षियों पर हमला भी किया।
साथ ही में जो गुंडे और सामाजिक तत्व आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए तमाम बड़े नेताओं का फोकस है कि वो कहीं ना कहीं पलायन का जो मुद्दा है, जो इस क्षेत्र में काफी पिछले समय से गरमाया हुआ था, उस पर जिक्र किया जाए और लोगों को ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही आपको आत्मविश्वास दिया है कि वो वापस आकर अपना व्यवसाय चलाएं, अपने घरों में सुरक्षित रहें। मैं एक बार मुरादाबाद का भी रुख कर लेती हूँ। यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उबैदुर रहमान। वहां बताइए किस तरह का कैंपेन चल रहा है आज, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ध्यान अपना केंद्रित कर रखा है इन सभी जिलों पर भारतीय जनता पार्टी ने। क्या खबर है? देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल है, 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 लोकसभा सीटें एक भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी फोकस किए हुए है। और अगर बात पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जिसमें लड़ाई मानी जाती है, दोनों के जो मुखिया हैं वो अपने अपने किलों में पहुंच चुके हैं। यानी कि अखिलेश यादव मैनपुरी से लड़ रहे हैं और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ। तो समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी पेचीदा है और कितनी टक्कर जो है कड़ी है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि 2017 का भी चुनाव हमने देखा, 2014 का भी देखा, 19 का भी देखा। लेकिन इस बार जो यहाँ समीकरण है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा हो चुनावी वो ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कोशिश करने में लगी हुई है कि ध्रुवीकरण ना हो। इसी वजह से जो कद्दावर मुस्लिम नेता हैं उनको नज़रअंदाज करने की बातें आई और उनके लोगों को टिकट ना देने की बातें आई। इसकी वजह से अखिलेश यादव को मुझे लग रहा है कि 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरों से उनको लड़ाई लड़नी है, अकेले नेता हैं। दूसरा जो उनके पुराने साथी थे, जो मुलायम सिंह यादव के साथ के थे, चाहे आजम खान हो, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हो, इतने बड़े कद्दावर नेता जो इस इलाके के हैं, उनके लोगों को टिकट का मसला है। जैसे कल ही डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क चाहते थे संभल विधानसभा से उनके पोते जियाउर रहमान को टिकट दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जहां से हाजी रिजवान 3 बार के विधायक थे। वो चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, ऐसे में वो बागी हो चले हैं, वो बगावत करेंगे। तो अखिलेश यादव को एक तो अपने जो पुराने साथी थे उनकी नाराजगी से झेलना है, कैसे उभरना है, कैसे नाराज मुस्लिम नेताओं को मनाना है। जैसे इमरान मसूद नाराज हो गए थे, उनको मनाया। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम बड़े चेहरे हैं, और जो चुनाव होता है, चुनाव में क्या होता है कि पहले चरण में क्या होता है कि विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा रहता है, लेकिन बाद में जाति और धर्म के नाम पे चुनाव आ जाता है। आपने बहुत अच्छे और सुलझे हुए तरीके से उबैदुर रहमान बता दिया है किस तरह से ये लड़ाई अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पंकज, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लड़ाई ना सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन ये वो जो एजेंडा चलाते हैं, ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण, ये उस पर अब धीरे धीरे ट्रैक आ रहा है प्रचार के दौरान। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, और यही बात है। और देखिए, बड़ा टेस्टेड और बड़ा हिट फार्मूला रहा है प्रीति। तो जो फार्मूला हिट हो जाता है उसको लोग बार बार आजमाते हैं, क्योंकि उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। याद करिए ना, 2017 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आया था शमशान बनाम कब्रिस्तान का, किसी ने सोचा था कि वो इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा जिसके आधार पर यूपी में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, पर ऐसा ही हुआ। और पश्चिमी यूपी वैसे भी फर्टाइल है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वैसे भी दोनों समुदायों के बीच, दोनों धर्म के लोगों के बीच में पहले से दीवार खींची हुई है, और उसी कमजोर कड़ी को ही बीजेपी अपना हथियार बना रही है वोट लेने के लिए। प्रिया पटेल के बीच टिकटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मामला कहां अटका है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने। अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत देखिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप लोग एनडीए के पुराने सहयोगी रहे हैं, 2022 का चुनाव बहुत करीब है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अब तक कोई स्थिति साफ नहीं है। क्यों इतनी लंबी चर्चा हो रही है? चर्चा तो लंबी होगी, क्योंकि एक एक सीट पर जब हम डिस्कशन करेंगे और हर सीट के सारे पहलुओं को देखेंगे तो इसमें समय लगता ही है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और हमारे साथ एक नए सहयोगी भी इस बार जुड़े हैं, हमारे निषाद पार्टी भी साथ में है, तो हर सीट के डायनामिक्स भी बदलते हैं, इसलिए चर्चा में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब वो अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है और बस 1 दिन का मसला और है। क्या कितनी डिमांड है आपकी? क्या क्योंकि आप कहते हैं 11% जो है वो कुर्मी वोट हैं, तो उस आधार पर आपकी 36 सीटों की डिमांड है, ऐसा मुझे जानकारी है। क्या 36 सीटें मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, ऐसा है, आंकड़ों के संबंध में मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई संख्या दी है, तो कहाँ से ये मैजिकल आंकड़े निकल के आ रहे हैं इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारी पार्टी पिछड़ा वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, दलित आदिवासी जो समाज का हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, उसके लिए संघर्ष करती आई है।
और उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार हो, पार्टी का विस्तार हो, हमारी एक बेहतर उपस्थिति हो, ये हर पार्टी चाहती भी है। हम सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत जल्दी आंकड़ा भी बताएंगे। ये बात सामने आ रही कि जब यूपी सरकार के कुछ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये जब पिछड़ी जाति के नेता हैं, ये टूटकर समाजवादी पार्टी में चले गए। इसके बाद में जो मौजूदा एनडीए के गठबंधन है, आप अपना दल हैं, निषाद पार्टी हैं, इनकी बार्गेनिंग बढ़ गई, ये ज़्यादा सीटों की डिमांड करने लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे जैसी पार्टियां जो ज़मीन पर काम करती हैं, उनके लिए अक्सर इस तरीके की बातें कही जाती हैं जो मुझे बहुत अरुचिकर लगती हैं, क्योंकि हमारा अपना आम जनमानस के बीच में संघर्ष है, हमारी अपनी ताकत है, और बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां जब साथ में आती हैं तभी कोई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से दोनों दलों की अपनी ताकत है। और रही बात बार्गेनिंग जैसा शब्द हमारे डिक्शनरी में तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक एक सीट पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, और हम दोनों ही पार्टियों ने तय किया है कि विनेबिलिटी ही हमारे सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार है। जहां हम लड़के जीत सकते हैं वहां हम लड़ेंगे, जहां हमारा सहयोगी दल लड़के जीत सकता है वहां वो लड़ेगा। किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग की कोई कमी नहीं है। आपकी साथी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, उन्होंने अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग पर सवाल खड़े किए, कटाक्ष किए। ये कहा कि जब दूसरे परिवार की, दूसरे दल की बहू आती है तो उसका स्वागत होता है, और जब एक बेटी का पिता दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस बेटी पर सवाल खड़े होते हैं। इसको आप किस तरह से लेती हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं उनके अपने व्यक्तिगत विचारों पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती हूँ। कोई भी लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने के लिए स्वतंत्र है, और जहाँ तक पार्टी अगर किसी व्यक्ति को लेना चाहती है और कोई व्यक्ति इच्छुक है ज्वाइन करने का, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मुझे देने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई है, और बड़ी रैलियों पर प्रचार के दौरान रोक आगे बढ़ेगी या नहीं, इसका थोड़ी ही देर में ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से रैलियों और रोड शो पर आज तक के लिए रोक लगाई हुई थी। खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि इस रोक को एक हफ्ता और बढ़ाया जा सकता है। लगातार चुनाव आयोग की इस बैठक से क्या कुछ आ रहा है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।